शो में। आलमी मालियाती इदारों से 3 साल में 22 अरब डॉलर के कर्जे मुतवक्के। IMF बेल आउट, क्या आलमी ताकतें पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रही हैं? माशी बहरान को संभालने की हुकूमती कोशिशें क्या तसल्ली बख्श? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। IMF से हम कर्जा लेने जा रहे हैं जो कि 6 से 8 अरब डॉलर के दरमियान कहा जाता है कि उसूली इत्तफाक हो चुका है। जो कंडीशन सेट की गई हैं या हम कह सकते हैं जो टारगेट्स सेट किए गए हैं उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टैंडिंग कमेटी को भी नहीं बताया। उन्होंने कहा जी क्योंकि नेगोशिएशंस उससे मुतासिर हो सकती हैं, इसलिए उस बारे में जो है वो उन्होंने इस पर डिस्कशन करना या उसको लीक करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन खबर ये नहीं है कि इस वक्त सिर्फ IMF से हम पैसे ले रहे हैं 6 से 8 अरब डॉलर। जो ओवरऑल उन्होंने बात की है उसमें तकरीबन 3 साल के अरसे में 22 अरब डॉलर के हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल डेट्स हमारे बढ़ने लगे हैं या हम एक्सटर्नल डेट या पैकेजेस जो है मुख्तलिफ आलमी मालियाती इदारों से लेने जा रहे हैं। इन आलमी जो मालियाती इदारे हैं इनमें वर्ल्ड बैंक जिससे तकरीबन कहा जा रहा है कि 8 अरब डॉलर, इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक से तकरीबन 6-6.5 अरब डॉलर ये रकम। इसके अलावा IMF से हम तकरीबन जिस तरह मैंने बताया कि 6 से 8 अरब डॉलर, टोटल $22 बिलियन इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स ये लोन्स हम जो है इस पर लेने जा रहे हैं। आज गुफ्तगू तो शायद होनी थी एक अहम टैक्स रेवेन्यूज के हवाले से बढ़ाने की जो रेवेन्यूज को स्कीम एमनेस्टी स्कीम पर, लेकिन उस पर गुफ्तगू इसलिए नहीं हो रही क्योंकि काबीना के इजलास में उस पर सैर हासिल गुफ्तगू हो नहीं सकी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी उसको कल एजेंडे पे लेके आया जाए या कल 2 बजे उस हवाले से इजलास बुलाया जाए। वजीर इत्तलात ने जो हमें बताया कि क्यों एमनेस्टी स्कीम आज मंजूर नहीं हुई, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद आज कैबिनेट के अप्रूवल के बाद उसका ऑर्डिनेंस सामने आ जाएगा। तो फवाद चौधरी साहब ने जो इस बारे में बयान दिया है, पहले जरा आपको वो सुनवाते। आज जो एसेट्स डिक्लेरेशन स्कीम थी उस पर जो मजीद बहस की ज़रूरत महसूस की गई है और कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 बजे एक स्पेशल इजलास बुलाया है जिसमें जो एसेट स्कीम है उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी। और आज ख्याल था कि उसको अप्रूव करके और जो है वो नाफज कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें जो है वो तातुल आया है और कल अब इसके ऊपर दोबारा बहस होगी क्योंकि काबीना के अरकान इसके ऊपर मजीद बहस चाहते हैं। एक शिक जो है उसके ऊपर बहस हुई है, बात हुई है, लेकिन अभी भी तशनगी बाकी है और इसलिए जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है उसको कल तक जो है वो कमेटी के सामने सबमिट किया जाएगा। और यानी अभी जो ख्याल था कि आइंदा 24 घंटों में स्कीम आ जाएगी, ज़ाहिर है अब वो नहीं आएगी, अब इसको कुछ जो है वो तातुल इसमें जो है वो आएगा। तो एक दिन का तातुल एमनेस्टी स्कीम में आ चुका है, लेकिन हम 22 अरब डॉलर के जो कर्जे अपनी कशकोल बार बार तोड़ने के बाद इस दफा फिर 3 साल के लेने जा रहे हैं। अब ये तो खैर नेक और ईमानदार लोग हैं, शायद ये पैसा जो है वो किसी मेगा करप्शन में इस्तेमाल नहीं होगा, ये तवक्को हमारी इस पर है। लेकिन ये कर्जा क्यों ले रहे हैं, इस कर्जे के बाद क्या होगा, कंडीशंस क्या सेट होंगी, क्या होने जा रहा है, ये बड़े अहम सवाल हैं जो आज प्रोग्राम में हम उठाएंगे। डॉक्टर फरूख सलीम साहब से पहले आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। माहिर हैं, इकोनॉमी और उमूर के एक्सपर्ट हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं, आपके कॉलम हम पढ़ते हैं रेगुलरली। डॉक्टर साहब आपने बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब मैं स्पेसिफिकली अगर आना चाहूँ क्योंकि ये जो एक आप इस पर तो कमेंट करें कि 22 अरब डॉलर के कर्जे जो हैं इसकी इंप्लीकेशंस एक आम आदमी पर क्या होंगी, लेकिन ये भी समझाएं कि IMF के जो कंडीशंस हैं, ऑपोजिशन शोर मचा रही है कि हमें बताया जाए कंडीशंस क्या सेट की हैं। ये कह रहे हैं कि हम बताएंगे नहीं। हाँ, एक बात उन्होंने बोली है, उन्होंने कहा कि प्राइमरी बैलेंस होगा अगले साल बजट में ऑन द बेसिस ऑफ गुड रेवेन्यू कलेक्शन। सर एक तरफ IMF कह रहे हैं 2.7% ग्रोथ रेट और दूसरी तरफ प्राइमरी बैलेंस ऑन द बेसिस ऑफ गुड रेवेन्यू कलेक्शन। ये मुतजाद जो दोनों बातें हैं ये किस तरह मुमकिन होंगी? कोई चमत्कार होगा, करिश्मा कारनामा क्या असद उमर साहब करने वाले हैं जो हमारी समझ से बालातर है? आपकी समझ में कुछ आ रहा है फरूख साहब? सैफान साहब बड़ा गहरा सवाल किया आपने। देखिए पहली बात तो यह है कि मैं अगले 12 साल का जो कहलाता है ग्रोस फाइनेंसिंग नीड, यानी कि हमें कितने बैरूनी कर्जाजात सिर्फ
1 साल में लेने होंगे। तकरीबन 14 अरब डॉलर का जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है और 8 अरब डॉलर के जो है वो बैरूनी कर्जा जात की वापसी करनी है। तो जो हमारी ग्रोस फाइनेंसिंग नीड 1 साल की है वो तकरीबन 22 से 23 अरब डॉलर की है। आप 3 साल की बात कर रहे हैं, वो तो इससे तकरीबन 3 गुना हमें और ज़्यादा कर्जे लेने पड़ेंगे। ये 22-23 साल सिर्फ फॉलोइंग 12 मंथ्स का मामला है। देखिए, इस वक्त IMF ऑफ पाकिस्तान का जो मामला चल रहा है, एक तो हर मुआहदे के पीछे, हर एग्रीमेंट के पीछे मैं समझता हूँ कि 2 फरीकैन होते हैं। यहाँ पे एक फरीक कह रहा है कि हमारा मुआहदा हो गया है, असूली इत्तेफाक हो गया है, लेकिन जो प्रेस रिलीज IMF रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है इस्लामाबाद के अंदर, उसने जो जारी किया है वो ये कह रहा है कि हमारी जो डिस्कशंस हुई हैं वाशिंगटन में वो बड़ी मुफीद साबित हुई हैं, बड़ी अच्छी हुई हैं और अब हमारा टेक्निकल मिशन जो है वो अब अप्रैल के एंड में पाकिस्तान आएगा। तो एक फरीक कह रहा है हमारा मुआहदा हो गया है, दूसरा फरीक कह रहा है कि हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो अच्छी सिमत में जा रहे हैं, वहाँ पर कहीं अभी मुआहदे का जिक्र नहीं किया गया। जो 5 चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, वो पहली तो है टैक्स के हवाले से हमने जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा था, जो हद रखा था, वो 4 खरब का था। कहा जा रहा है IMF की तरफ से कि उसको बढ़ा के 5.4 खरब रुपए की कलेक्शन की जाए, जो मैं समझता हूं नामुमकिन होगी। इतनी कलेक्शन FBR नहीं कर पाएगा। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि बिजली का कोई 140 अरब रुपए का जो खसारा है वो सार्फिन के ऊपर डाल दिया जाए, यानी कि बिजली के रेट मजीद बढ़ा दिए जाएं। गैस के सेक्टर के अंदर कोई 150 अरब से ज्यादा का खसारा है, वो भी ये कह रहे हैं कि ये खसारा सार्फिन के ऊपर डाला जाए, यानी कि गैस के रेट मजीद बढ़ाए जाएं। इन 3 शराइत के ऊपर सफान साहब मेरा ख्याल है कि किसी न किसी किस्म का वो गिव एंड टेक हो जाएगा, कोई मुआहदा निकल आएगा। जो 2 बातें अटक गई हैं, वो पहली तो ये है कि रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट। IMF मैं आपको बता सकता हूं कि कभी भी तारीख में किसी भी मुल्क को यह नहीं कहता कि आपका एक टारगेट रेट है कि आपने 150 पे रखना है, 160 पे रखना है। वो हमेशा स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म की बात करता है और यहां पे वो ये कह रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान हमें यकीन दिलाए कि स्टेट बैंक जो है वो करेंसी मार्केट्स में, एक्सचेंज की मार्केट में मुदाखलत नहीं करेगा, यानी कि जो रेट आएगा वो रेट मार्केट फोर्सेस की डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस होंगी वो डिटरमिन करेंगी कि आज का रेट क्या है। और 5वीं शर्त जो है, जो मेरा ख्याल है जिस पे इख्तलाफात अभी बाकी हैं, जिसमें गैप अभी बाकी है, वो है चाइना के हवाले से जो कर्जा जात है उनकी शफाफियत। तो अभी ये मुआहदा मेरे नज़दीक, मैं देख रहा हूं कि अभी ये मुआहदा तय नहीं पाया। अभी 2 शराइत जो है उसमें फासला जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और टीका अभी तक जो लगा है, जो हमने अभी तक उनकी शराइत पूरी की हैं, वो तकरीबन 700-800 अरब रुपए का टीका अभी ऑलरेडी पाकिस्तानियों को लगा है। जो आपने गैस की कीमतों में देखा, बिजली की कीमतों में देखा, अभी तकरीबन 700-800 अरब रुपए का टीका मजीद लगना बाकी है, क्योंकि हमारा जो बजटरी खसारा है, जो मैं समझता हूं बीमारियों की, माशी बीमारियों की जड़ होता है, वो इस साल कोई 2.9 खरब रुपए के करीब जा रहा है। PMLN हमें 2 खरब का बजटरी खसारा छोड़ के गया था। तो इसका मतलब यह है कि 700-800 बिलियन का एक मजीद टीका पाकिस्तानियों को लगेगा, बिजली की शक्ल में, टैक्स की शक्ल में, गैस की कीमतों की शक्ल में, महंगाई की शक्ल में। तो अभी जो महंगाई अभी हमने देखी है वो अभी वो होगी। आपने बड़ा ऑब्जेक्टिवली मतलब चीजों का वैसे भी आप लिखने में भी डिफाइन बड़ा ऑब्जेक्टिवली लेके चलते हैं। तो आपने बताया कि 5 शराइत हैं, 3 पे जिनमें आपको लगता है कि बात हुई है, बात आगे बढ़ी है, 2 ऐसी जहां पे मामला रुके हुए हैं। लेकिन यहां मसला यह है कि शायद जिस तरह तेल के हवाले से अभी एक्सप्लोरेशन से बहुत पहले ही हमने कौम को मुबारकबादें देना शुरू कर दी कि हमने तेल निकाल लिया जैसे, और नौकरियां भी आना शुरू हो गई हैं। कहीं इन्होंने जल्दबाजी में तो नहीं उसूली जो इत्तेफाक की बात बता दी, और इसके अलावा यह भी बता दिया कि न सिर्फ ये बल्कि हम तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी कर्जा जो है उसका फाइनलाइज या प्रोजेक्ट या जो भी उसका प्रोग्राम है उसमें अगले 3 साल के अंदर $22 बिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तमाम खुशफहमी की जन्नत में हम रह रहे हैं, मतलब ये नेचुरली कुछ हो भी रहा है। देखिए, IMF के पास तो हमने जाना ही जाना है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं।
मैं 2018 में जून और जुलाई में पीटीआई की हुकूमत के आने से पहले ये लिख चुका था कि इट इज़ इनएविटेबल, हमें आईएमएफ के पास जाना ही पड़ेगा। और उसकी सिर्फ ये वजह नहीं है कि हमें डॉलर चाहिए या डॉलर का फुकदान है, बल्कि एक वो लेटर ऑफ कंफर्ट जो कहलाता है कि हमें हेल्थ का एक सर्टिफिकेट आईएमएफ दे सकती है, जो फिर विल इनेबल अस के हम वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले सकें, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा ले सकें, और इवन मोर इंपॉर्टेंटली हम आलमी मंडियों में जाके अपने बॉन्ड के सूरत में मजीद कर्जा जात ले सकें। तो बात सारी की सारी कर्जा जात की है। यहाँ पे किसी किस्म की इस्लाहात लाने में हम कामयाब नहीं हुए, अपने खसारे कम करने में कामयाब नहीं हुए, चाहे वो बिजली का खसारा हो। बिजली के शोबे में 1600 अरब रुपए का कहा जा रहा है कि गर्दिशी कर्जा पहुंच गया है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कोई 1100 अरब का नुकसान करती हैं सालाना। और एक गैस के सेक्टर में जो पहले इतना बड़ा गर्दिशी कर्जा नहीं हुआ करता था, ये एक नए किस्म का गर्दिशी कर्जा उठ के सामने आ रहा है। और मैं ये समझता हूं कि तकरीबन 2 अरब डॉलर की गैस इस मुल्क में चोरी हो जाती है, जो हमने पिछले साल तकरीबन 2.5 अरब डॉलर कतर को दिया उनकी गैस खरीदने के लिए। अगर पाकिस्तान में ये गैस की चोरी हम किसी तरह काबू में पा लें तो हमें वो कतर से गैस नहीं खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है नाज़रीन, और डॉक्टर फरोज सलीम साहब का तज्जिया आप सुन रहे हैं इस वक्त। इसमें यह कि वो कहते हैं कि एक और टीका, यानी आप आसान अल्फाज में एक और महंगाई का बम, उसको आप बम कह लें, मुश्किल कह लें, वो आ सकती है। 700-800 अरब रुपए का और हुआ है और पास ऑन होगा आगे जाके। और मईशत के हवाले से अहम तरीन हकायक, आलमी ताकतों का किरदार इस वक्त क्या है, चाइना और अमेरिका के दरमियान जो चल रहा है, आईएमएफ क्या कुछ शराइत बनवा रहा है, कुछ ऐसी शराइत हैं जो पसे पर्दा हैं, बहुत से अहम अवामिल हम बेनकाब करेंगे। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं जिनका ताल्लुक मईशत से है। जो रिसेंट हमें स्टेटमेंट सुनी फाइनेंस मिनिस्टर की, जब उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को यह बताया कि सिर्फ आईएमएफ नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक और एडीबी से भी इन द पाइपलाइन एक प्रोग्राम्स हैं जो तकरीबन 22 बिलियन डॉलर्स के एक्सटर्नल डेट अगले 3 साल के अंदर हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान जो है उसको हासिल होंगे फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड फ्रॉम द आईएमएफ। लेकिन आप इन तमाम इंस्टीट्यूशंस की ग्रोथ प्रोजेक्शंस अगर देखें, पाकिस्तान, आईएमएफ पाकिस्तान के बारे में 2.7% प्रेडिक्ट कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक अराउंड 3.4%, वर्ल्ड बैंक भी तकरीबन इसी तरह के एस्टिमेट्स दे रहा है कि माशी तरक्की की रफ्तार बहुत स्लो होगी। ये तमाम आलमी मालियाती इदारे एक बहुत ही ग्लूमी, एक बहुत ही डार्क पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं आगे की, जिनसे हम कर्जा लेने जा रहे हैं। आखिरकार माजरा क्या है? ये एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है जिसकी बुनियाद पर ये तमाम जो आलमी मालियाती इदारे हैं ऐसा कर रहे हैं। इसकी क्या कोई ऐसी पसे पर्दा शराइत है जिसका ताल्लुक जियो स्ट्रैटेजिक जो सिनेरियो है इस खित्ते का उससे है? ये सवाल ही बुनियादी है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अशफाक हसन साहब जो कि डीन है नस्ट के, माहिर मईशत हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद में हमारे साथ। डॉक्टर फरोज सलीम साहब माहिर माशी उमूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, क्या हम ब्लैकमेल हो रहे हैं? आपका एक जो हमने खालिद मुस्तफा साहब की स्टोरी में एक इंटरव्यू जो है मैंने पढ़ा, और क्या हम ब्लैकमेल हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं? आप क्या नाज़रीन को बताना चाहेंगे डॉक्टर अशफाक हसन साहब इस बारे में? देखिए, अभी चंद महीनों पहले जो हमारे जितने भी ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एडीबी हो, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो ब्लूमबर्ग हो, जिस इदारे का नाम ले लें, और जितने भी इंटरनेशनल प्रेस में जब खबरें छपती थी, वाशिंगटन पोस्ट में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में, तो ऐसा मंजरनामा पाकिस्तान का पेश किया जाता था कि जैसे पाकिस्तान दुनिया की 10 बड़ी इकानमी में 2030 तक बनने वाला है। और अचानक इस हुकूमत के आते ही हर तरफ अंधेरा छा गया, और यकीन करें कि ना कोई आपके पास सोर्स है, ना कुछ जरिया है ग्रोथ को मेजर करने का। आईएमएफ ने उठाया और कहा कि 2.4 या 2.5% ग्रोथ होगा, जो हमारी आबादी के बराबर है। और वर्ल्ड बैंक ने थोड़ा उससे ऊपर रखा 3.4%, और एडीबी ने जरा उससे और ऊपर रखा क्लोज टू 4%, जो मैं समझता हूं कि ग्राउंड रियलिटी के बिल्कुल करीब है। मैं भी यही समझता हूं कि
ये 3.94 के करीब ही हमारा ग्रोथ होगा। लेकिन मुझे हैरानी हुई IMF में और वर्ल्ड बैंक में कि इतना डार्क पिक्चर पाकिस्तान का पेश किया, और ये भी कहा कि अगर आपने रिफॉर्म्स नहीं इंट्रोड्यूस किए तो ये ग्रोथ और भी नीचे चला जाएगा। ऐसे एज इफ के पाकिस्तान ने कभी IMF का रिफॉर्म प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं किया है। ये 22वां प्रोग्राम चल रहा है और हर प्रोग्राम में हम रिफॉर्म इंप्लीमेंट करते हैं और फिर वहीं खड़े हुए हैं, वही ग्लोबी पिक्चर पेश किया जाता है। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स था कि जल्दी करो और वापस आओ हमारे पास में, और इधर उधर देखने की कोशिश नहीं करना, वरना अगर तुमने देर की तो इधर जो नंबर हमने दिया है इसके बेसिस पे स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड मूडीज भी तुम्हारी रेटिंग को फर्दर गिरा देगी। तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में भी प्रॉब्लम होगा पैसा रेज करने के हवाले से। इधर उधर से क्या मुराद, इधर उधर ना देखो था मेरे नजदीक, इधर उधर ना देखो से क्या मुराद, यानी किधर उधर हम क्या? बिल्कुल IMF की तरफ आओ, फौरन आओ IMF की तरफ में। और ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या चाइना है, यानी हम क्या हमें एक लॉबी की तरफ, यानी जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट का भी आपने उसमें हवाला दिया हुआ था ना, तो ये IMF और वर्ल्ड बैंक अपनी तरफ अगर हमें कर रहे हैं तो किसकी तरफ से हटा रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं ना, कहीं से कहां से हटा के अपनी तरफ ला रहे हैं? देखें मैंने इसलिए कहा था कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम तो माजी में भी जाते रहे हैं IMF में, तो इस मरतबा क्या आपको तकलीफ हो गई है? मैं अपनी ही राइटिंग देख रहा था दिसंबर 2017 में, जब हमारा 2016 और 17 का माली साल चल रहा था जी, 2017 में, सॉरी 17-18 का माली साल, तो मैंने उस वक्त कहा था कि क्योंकि मैं देख रहा था कि पाकिस्तान जाएगा IMF में, बिल्कुल, और उस वक्त मैं ये भी देख रहा था कि जो लास्ट ईयर थी मुफ्ता इस्माइल साहब की गवर्नमेंट की, उनकी पूरी कोशिश थी कि इतने हालात को ख़राब करो कि पाकिस्तान के पास, हम तो गए लेकिन ये जो आने वाले हैं उनको भी अंदाज़ा था कि PTI लेड गवर्नमेंट बनेगी, तो इनके लिए इतने मुसीबत क्रिएट कर दो और इसको इस डगर पे पहुंचा दो कि इनके पास IMF के अलावा जाने का कोई चारा न रहे। तो उन्होंने पूरा साल आखिरी इसी डगर पे गुजारा, और फिर मुझे नजर आ रहा था, तो मैंने कहा था कि भाई दिस टाइम पाकिस्तान मस्ट अवॉइड गोइंग टू द IMF, क्योंकि इस मरतबा IMF वो बिनाइन IMF नहीं होगा, वो मेहरबान IMF नहीं होगा। ये दिस टाइम दिस IMF विल बी अ रूथलेस IMF। तो ये मैं देख रहा था। फिर आपने कहा कि इंडो पैसिफिक अलायंस का, ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये तो अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पियो साहब ने जैसे ही पिछले साल ये बातें हुई कि हम सोच रहे हैं अभी जाने के लिए IMF में बेल आउट पैकेज के लिए, तो उनका एक स्टेटमेंट आया और जिसको मैं कोट करता हूं, मेक नो मिस्टेक, वी विल नॉट अलाउ IMF टू लेंड मनी टू पाकिस्तान टू रीपे द चाइनीज डेट। एग्जैक्टली। तो उन्होंने अपनी प्रेफरेंस भी IMF और चाइनीज डेट का जिक्र करके रिवील कर दिया कि हम चाइना पे भी नजर रखे हुए हैं और आपके जो क्लोज ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से पैसे आपके पास आ रहे हैं चाइना से, हमने उस पर भी नजर रखी हुई है। सही। तो ये तो नजर आ रहा था कि इंडो पैसिफिक अलायंस में एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, ये पॉइंट, और दूसरी तरफ ये जो डॉक्टर फरूक सलीम करने जा रहे हैं, जिनको यही बात जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है, जिसको वो काउंटर करेंगे वो है चाइना, और हम चाइना के साथ खड़े हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो है इस खित्ते से, बड़ा इसलिए हम पे इतनी ज्यादा जो डॉक्टर फरूक सलीम साहब, मैं ये बात के ये फिर एक, अगर डॉक्टर अशफाक हसन साहब जिस तरह अपना तज्जिया इन्होंने बताया और जो इन्हें नजर आया, जो उन्होंने लिखा भी इससे पहले कि रूथलेस होगा, वाकई में रूथलेस है इस दफा, तो क्या ये डॉक्टर फरूक साहब आपको भी लगता है, और क्या ये कोई ट्रैप है स्पेसिफिकली जो ग्रोथ इन्होंने हमें एस्टिमेट्स दिए हमारे IMF और वर्ल्ड बैंक ने, और वो इतने, ऐसा लग रहा है कि 2025 तक भी हम बहुत ही शदीद माशी बहरान में रहेंगे? डॉक्टर फरूक साहब, ये एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है हमें डराने के लिए, एक ट्रैप है, या क्या हकीकत है डॉक्टर फरूक सलीम साहब आपकी नजर में? देखिए, ये आलमी मालियाती इदारे जो हैं, जिसमें IMF कर लें, वर्ल्ड बैंक कर लें, एशियन डेवलपमेंट बैंक कर लें, ये प्योरली मालियाती इदारे नहीं हैं।
ये अपने सियासी मालिकान की जो प्रोजेक्शन ऑफ पावर कहलाता है, अब 21वीं सदी में सैफान साहब जो जंगें हैं उनमें लड़ाका तैयारे और टैंकों का इस्तेमाल जो है वो कम से कम होता चला जा रहा है, और जो लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कर्जा जात हैं, उनको वेपनाइज कर दिया जाता है। यानी कि जो जंगी हथियार है वो बदल गया है। जंगें अभी भी चल रही हैं, लेकिन अब जो बड़ी ताकतें हैं वो जंगी हथियार जो है एज कर्जा जात को अपना जंगी हथियार बना लेती हैं, और वही यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अब लेकिन इसमें मामला सोचने का यह है कि एक तरफ तो चाइना और अमेरिका की एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है, और वेनेजुएला उसकी बड़ी प्राइम एग्जांपल नजर आती है, जहां चाइना ने बेतहाशा कर्जा जात दिए, बहुत उनका तेल के अंदर इंटरेस्ट है, और वहां पे अमेरिका और चीन के दरमियान एक जंग चल रही है, और बुरा हाल हो रहा है वेनेजुएला का। वो जो अंग्रेजी में कहते हैं कि व्हेन एलिफेंट्स फाइट इट्स ग्रास दैट सफर्स, यानी कि जब दो बड़े हाथी लड़ रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो जो नीचे घास है उसको सबसे ज्यादा उससे नुकसान पहुंचता है। अब ये काम करवाया हुआ हमारा है। मैं डॉक्टर साहब की जो उन्होंने स्टेटमेंट दी ब्लैकमेलिंग की, उससे काफी हद तक एग्री करता हूं, लेकिन ये आग हमने खुद लगा रखी है अपनी मईशत के अंदर। अगर वो और उस पर तेल छिड़कने आ जाती हैं ये आलमी ताकतें, अगर आग हमने लगाई ही ना होती तो फिर वो जितना मर्जी तेल छिड़क लें। तो ब्लेम हम खुद अपने आप को करना चाहिए, जो हमने अपना बिजली के डॉक्टर साहब ने कहा ना कि खोल रखा है। डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने बिलखुसूस आखिरी जो एक साल ऐसा चलाया कि हम IMF के पास जाए, बल्कि ऐसा हो कि हम इस तरह का मुल्क देगा जाए दूसरी हुकूमत को कि उनके लिए नामुमकिन हो जाए इस मुल्क को चलाना। तो आप सही कह रहे हैं, हमने खुद किया तो किसी को मौका मिला कि वो आके हमारे साथ 5th जनरेशन वॉरफेयर या कुछ भी करे आगे। डॉक्टर फरूख सलीम साहब देखिए, इसमें सफान साहब मामला ये आ जाता है कि पहले 3 महीने तो ये आर्ग्यूमेंट जो है ये वैलिड है। हर हुकूमत ये इस्तेमाल कर सकती है कि पुरानी वाली हुकूमत जो है वो हमें मुसीबत में डाल के चली गई है, लेकिन 8वें और 9वें महीने में फिर आम पाकिस्तानी शहरी जो है वो इस आर्ग्यूमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि आपके पास अब 8-9 महीने थे, आपने उस टाइटैनिक का सिमत जो है वो बदली क्यों नहीं, अभी तक हम उस बर्फ के तौदे की तरफ क्यों स्पीड करे चले जा रहे हैं। तो 1 करोड़ और 70 लाख वोट डाला था PTI के हक में, और वो इसीलिए लोगों ने डाला था कि PMLN ने, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने बेशुमार माशी सेक्टर्स के अंदर आग लगा रखी थी। उस आग को बुझाने के लिए ये वोट डाला गया था। तो यहाँ पे नजर ऐसा आ रहा है कि वो आग बुझाई नहीं जा रही। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे एक्चुअली वो मजीद भड़क रही है, बहल रही है। मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा। इस ब्रेक के बाद डॉक्टर अशफाक हसन साहब, डॉक्टर फरूख सलीम साहब जिनकी गुफ्तगू रहे हैं, और बड़ा अहम मौजू है, अहम तरीन पाकिस्तान के माशी हालात हैं, मुस्तकबिल का लाहेमल मंजरनामा क्या होगा, हम आपके सामने करेंगे बेनकाब। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात, IMF की शराइत क्या हैं, किस तरह IMF आगे ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहा है, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट कर रहा है, हम 22 अरब डॉलर्स के कर्जे अगले 3 साल में प्लान कर रहे हैं, उनकी इंप्लीकेशंस हमारी आवाम पर क्या होंगी, हमारी फाइनेंसिंग नीड्स कितनी हैं, वो पूरी होंगी भी या नहीं होंगी, बड़े अहम सवालात हैं। मेरे साथ 2 मायनाज इकोनॉमिस्ट, डॉक्टर अशफाक हसन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर फरूख सलीम साहब कॉलम भी लिखते हैं, आप बहुत ज़बरदस्त आपका कॉलम भी हम पढ़ते हैं दोनों। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, ये तो हमें समझ में आया ब्लैकमेलिंग और रूथलेस जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया फॉर IMF, अब रास्ता क्या है डॉक्टर अशफाक साहब? हम फंस गए इस ट्रैप में, क्या निकल सकते हैं, और अगर फंस चुके हैं तो फिर क्या करें? अब तो जो वो कहेंगे हमें करना पड़ेगा, रास्ता आगे क्या है हमारे लिए? जो हमने करना था वो कर दिया जी, अब शेरों ने करना है बाकी काम, और इस यहां पर शेर जो है वो IMF है, बाकी काम IMF ने करना है। वो हमें दे देंगे कि ये आपका 3 साल का ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, आपका GDP ग्रोथ यहाँ होगा, इन्फ्लेशन वहाँ होगा, करंट अकाउंट वहाँ होगा, एक्सपोर्ट्स इधर जाएगा, इंपोर्ट आपका ये होगा, बाहर से इतने पैसे आ रहे होंगे। एक 3 साल का मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वो हमें देंगे बनाकर, और उस फ्रेमवर्क को अचीव करने के लिए, वो टारगेट अहदाफ को मीट करने के लिए वो बहुत सारे हमें पॉलिसीज़ भी हमें देंगे,
हमारा काम सिर्फ ये होगा कि हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हर क्वार्टर में अपनी एक कंप्लायंस रिपोर्ट हम उनको देंगे कि जी आप देखें आपने ये टारगेट दी थी कि इतना इस क्वार्टर में इतना रेवेन्यू हो जाना चाहिए, तो ये हो गया है। ये हमने आपने कहा था कि अगर डिस्काउंट रेट को बढ़ाना है तो ये हमने यहाँ से यहाँ ये बढ़ा दिया है। तो जब वो देखेंगे कि हाँ ये कंप्लायंस जो हम देकर गए थे बिल्कुल ठीक काम किया है उन्होंने, तो फिर हमें अगले किस्त के लिए वो रिकमेंड कर देंगे कि भाई अब इनको अगला किस्त दे दिया जाए। सही। तो हम किस्त वाइज जो है वो सरवाइव करते रहेंगे। और अगर जैसे पिछली वाली जो हुकूमत थी तो वो तो दार साहब जो नंबर दे देते आमाना सदकना आंख बंद करके वो ले लेते थे और इसी पैराए में उन्होंने हमारे तमाम बजट के नंबर, हमारे ग्रोथ के नंबर सारे डिस्टॉर्ट कर दिए, क्योंकि जो उनका दिल चाहता था वो जाके वहां देते थे। और IMF भी आंख और कान, चूंकि उसको हुक्म था कि आंख और कान तुमने बंद रखना है, तो वो भी कुछ बोलते नहीं थे। और इस दौरान में अगर कोई टारगेट मिस भी हो गया तो बड़ा लिबरल तरीके से हम उनको उसको कहते हैं वेवर दे देते थे। यानी कि एक प्रोग्राम में 15 वेवर दिए गए। IMF ने अपनी पूरी तारीख में कभी भी किसी हुकूमत को इतने किसी प्रोग्राम में इतने वेवर दिए थे कभी नहीं दिए थे, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो अब हमें कोई वेवर नहीं मिलेगी यहाँ पर। फिर इतने सख्त लफ्ज इस्तेमाल होंगे अगर हमसे कोई टारगेट मिस हो गया तो बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल होगा कि आप लोग काम नहीं करते हैं और ये आप जो है हमारा वक्त ज़ाया करते हैं ना, इस किस्म के सख्त तरीन जो कहते हैं ना झाड़ना, वो हमें झाड़ पड़ेगी और हमने सर को नीचे करके सुनना है और अगला किस्त लेना है। तो ये होगा हमारा अगला। हमने जो करना था वो कर दिया। हमारा काम था हम IMF के पास चला जाना और हमने इतना डिले किया सारी चीज़ों को, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई पॉलिसी मेजर्स हमने नहीं लिए, जस्ट टू बिल्ड ए केस ताकि चीज़ें ख़राब होती चली जाए, जस्ट टू बिल्ड ए केस कि जी अब इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है हमें जाने के अलावा। लेकिन डॉक्टर साहब इस पे हम पिछली हुकूमत के साथ साथ मौजूदा हुकूमत के 8-9 माह का भी तो कंट्रीब्यूशन है कि ये लोग भी तो ब्रीथिंग स्पेस मिली थोड़ी बहुत सऊदी अरब से। मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि हमने बहुत वक्त ज़ाया किया। हमने वक्त का ज़िया तकरीबन 1.5-2 साल किया। एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब के ज़माने में इक़दाम क्या कर रहे थे बल्कि वो चीज़ें को ख़राब कर रहे थे मज़ीद। उनको पता था कि हमने तो वापस नहीं आना है, जो आएगा वो जाएगा IMF में। हमारा काम है मेक श्योर कि ये ऐसी हालत में क्रिएट कर दो कि इसके पास कोई ऑप्शन न रहे और IMF में जाने के अलावा। उसके बाद केयर टेकर जब आए तो वो उस वक्त तक पेशेंट जो है वो इंटेंसिव केयर यूनिट में जा चुका था, तो उस वक्त डॉक्टर आया करते थे, पेशेंट को देख के चले जाते थे, कोई दवा नहीं देता था पेशेंट को ताकि इसकी हालत और ख़राब हो। उसके बाद फिर हमारी मौजूदा हुकूमत आई, इनको मौका मिला सितंबर के महीने में जब उन्होंने एक रिवाइज बजट दिया, तो हम सबको पता था कि हमारा जो बेसिक चैलेंज है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। तो उस बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए अल्लाह ने हमें एक मौका दिया जो बजट की शक्ल में आया। हम उसमें इक़दाम कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया कि बिल्कुल एक बिजनेस एज यूजुअल बजट बना दिया ताकि वक्त और गुजरे। जब देखा कि अभी चीज़ें हालात की उसी तरफ चल रहे हैं, तो हमने क्या किया कि अक्टूबर के महीने में एक और कुछ 600-700 आइटम्स पे किसी पे 10% रेगुलेटरी ड्यूटी, किसी पे 20% रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी, इससे ताकि इंपोर्ट कम हो। भाई 10-20% रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने से इंपोर्ट नहीं कम होते हैं पाकिस्तान में। हमारा चैलेंज, वी वर फेसिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन विच डिमांडेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स। हमने नहीं लिए, हमने बिजनेस एज यूजुअल मेजर लिया। उसके बाद फिर मौका मिला एक, लेकिन हमने हर मौके में कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए कि ताकि हमें IMF में जाने से बच सकते। लेकिन डॉक्टर फरूख साहब ये सवाल जो डॉक्टर अशफाक साहब ने जो बात की बड़ी अहम है, लेकिन इसके साथ कुछ एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये दुनिया को बता रहे हैं या अपनी आवाम को बता रहे हैं कि तेल एक्सप्लोर होने वाला है, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन ना तो हमें किसी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के सेक्टर के स्टॉक में नजर आ रही है कि हमारी इंडेक्स ऊपर जा रही है, उल्टा नीचे जा रही है। हम कह रहे हैं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 18 अरब डॉलर से कम होकर 14 अरब डॉलर हो गया है, उसकी रिफ्लेक्शन हमें एक्सचेंज रेट पे नजर नहीं आ रही। हमारा डॉलर और महंगा हो रहा है, रुपया और गिरता जा रहा है। ये वजह क्या है कि वो चीजें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, जो हुकूमत कर भी रही है तो नजर नहीं आ रहा उसका रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द रीजन डॉक्टर फरूख साहब, फंडामेंटल क्या वजह है इसकी?
सफ़ान साहब, दो बड़े खदशात हैं इस वक्त। पहला खदशा तो ये है कि अगले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान की मईशत जो है विल बी कम्प्लीटली टेकन ओवर बाय द IMF। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि IMF आपको लिख के दे देगी और हम यहाँ पे जो वजारत ख़जाना है वो सिर्फ इम्प्लीमेंटर या एग्जीक्यूटर रह जाएंगे कि उनके अहकामात के ऊपर अमल कैसे करना है। अब दो जो रीसेंट एग्जाम्पल्स हैं जिन ममालिक ने IMF के साथ साइन किया, वो एक जॉर्डन है, एक वेनेजुएला है। और जॉर्डन ने जब IMF के साथ मुआहदे पे साइन किया तो उसके बाद जॉर्डन की तारीख में इतने बड़े जो सड़कों के ऊपर एहतजाज हैं वो पहले कभी नहीं हुए थे जो IMF के साइन करने के बाद हुए। और वेनेजुएला में आप देख रहे हैं कि जनवरी से ये एहतजाज चल रहा है और ये भी IMF के नतीजे में ये चलना शुरू हुआ। देखिए, हुकूमत, आम आदमी जो है, आम पाकिस्तानी ख़ानदान जो 3 करोड़ ख़ानदान पाकिस्तान में रहते हैं, उनका मामला सिर्फ दो है। उनका मामला महंगाई के साथ है, उनका मामला रोज़गार के साथ है। ये बाकी जो हम टेक्निकल बातें करते हैं कि गर्दिशी कर्जा कितना हो गया है, गैस में चोरी कितनी हो रही है, पब्लिक सेक्टर, ये आम खानदान का, आम पाकिस्तानी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हुकूमत ने इन सारे सेक्टर्स में इस्लाहात लेके आनी है। और वो जो 2 इशारे जो आम पाकिस्तानी से देखता है, सोचता है, वो है महंगाई और वो है बेरोजगारी। और आप देखिएगा कि ये 800-900 अरब रुपए का जो बकिया टीका अगले कुछ महीनों में लगना है, उससे बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। पिछले 8-9 महीनों में तकरीबन 41 लाख ऐसे